वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली पढ़ेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इससे पहले की क्लास में हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम, 4th किंगडम और आपको ध्यान रखना है पढ़ चुके थे। आज हम 5th किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, 5th किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो, इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि द्विजगत वर्गीकरण पद्धति है वह किसके द्वारा दी गई थी? कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई थी, जिन्हें हम आधुनिक वर्गीकी विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। और कैरोलस लीनियस ने अपने वर्गीकरण पद्धति में समस्त जीवों को 2 जगत में बांटा, एक जंतु जगत और दूसरे कौन से ध्यान रखना है? पादप जगत। फिर उसके बाद में 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी गई थी अर्नेस्ट हैकल द्वारा। और अर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत बांटे थे। उसमें पहला था प्रोटिस्टा, दूसरा था प्लांटी और तीसरा एनिमेलिया। इनमें से इन्होंने प्रोटिस्टा जगत की स्थापना की और सी कुवियर ने प्रोटिस्टा नाम दिया था। तो ये हम डिटेल से देख चुके थे। और प्रोटिस्टा जगत में इस प्रकार के जीवों को रखा गया जो कि पादप एवं जंतुओं दोनों से तटस्थ थे, दोनों से कुछ भिन्न थे। उन जीवों को किस में रखा गया? तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। फिर उसके बाद में हमने चौथा क्लासिफिकेशन 4 किंगडम पद्धति देखी थी, जिन्हें 4 जगत पद्धति। और 4 जगत पद्धति है वह H.F. कॉपलैंड द्वारा दी गई थी। कॉपलैंड ने, आपको ध्यान रखना है कि 4 जगत बांटे थे। उसमें पहला जगत था माइकोटा, दूसरा जगत था वह आपको ध्यान रखना प्रोटिस्टा, तीसरा जगत था वह प्लांटी और चौथा एनिमेलिया। इसमें से पहला जो माइकोटा है उसको डॉगहार्टी एवं एलन नामक वैज्ञानिक ने मोनेरा नाम दिया। इस प्रकार से पहला हो गया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी और चौथा एनिमेलिया। इनमें से जो मोनेरा जगत है उसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को तथा सरल प्रकार के जीवों को इसमें रखा गया था, जबकि प्रोटिस्टा के अंदर कवक है या जो पोरीफेरा है या प्रोटोजोआ इस प्रकार के सदस्यों को रखा गया। तीसरा हमने देखा था प्लांटी, जिसमें सभी जो यूकैरियोटिक पादप उनको रखा गया, तथा एनिमेलिया के अंदर सभी यूकैरियोटिक जंतु है उनको रखा गया। तो इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन था वो हम पढ़ चुके थे। ये चारों वर्गीकरण पद्धतियां हैं वो मान्य नहीं हैं, क्योंकि ये वर्गीकरण पद्धतियां हैं इस आधार पर हम जीवों में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, कुछ जीवों में आपको ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी, कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका की संरचना, आंतरिक संरचना इत्यादि के बारे में स्पष्ट रूप से विभेद नहीं कर पाते हैं। तो हमें अगले क्लासिफिकेशन की आवश्यकता महसूस हुई, और वह क्लासिफिकेशन कौन सा है? तो आप ध्यान देंगे, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है। तो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के बारे में आप देखें तो सबसे पहले ये वर्गीकरण प्रणाली दी किसने थी? तो आपको ध्यान रखना है R.H. व्हीटेकर, वैज्ञानिक का नाम था R.S. व्हीटेकर ने सन 1869 में 1969 में पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली दी। पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की। वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तावित की थी या प्रस्तुत की थी? प्रस्तावित की थी। तो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है वह किसके द्वारा दी गई? सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो आप ध्यान देंगे, R.S. व्हीटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी। तो 5th किंगडम सिस्टम है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली R.H. व्हीटेकर द्वारा दी गई थी 1969 में। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, ये 5 जगत कौन कौन से थे? तो आपको ध्यान रखना है, व्हीटेकर के अनुसार 5 जगत के नाम कौन कौन से थे? तो ये आपको ध्यान रखना निम्न अनुसार है। उसमें सबसे पहले आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है मोनेरा। इन्होंने सबसे पहले जगत बांटा था, वो कौन सा बांटा था? मोनेरा। तो मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को इन्होंने रखा था। मोनेरा के बाद में दूसरा इन्होंने जगत बांटा था, वो कौन सा? आपको ध्यान रखना है प्रोटिस्टा। तीसरा इन्होंने कवक को अलग से
विभाजित किया, क्योंकि पहले कवकों को जो है वो आपको ध्यान रखना है पादपों के साथ में रखा गया, जबकि पादपों के अंदर कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है। पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, जबकि कवक होते हैं वे परपोषी या अवशोषी प्रकार के होते हैं। तो इस आधार पर कवकों के लिए अलग से जगत बनाया गया जिसे हम कवक जगत या फंजाई कहते हैं। तो इस प्रकार से कवक जगत या फंजाई है उसको अलग से एक जगत के रूप में रखा गया। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है सभी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय पादपों को प्लांटी में रखा गया, तथा आपको ध्यान रखना है सभी जंतु है उन जंतुओं को किस में रखा गया, एनिमेलिया में रखा गया। तो ये इस प्रकार से 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी गई, जिसमें 5 जगत थे वह इस प्रकार से थे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और 5वां है वह एनिमेलिया है। तो ये इस प्रकार से 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है वह किसके द्वारा दी गई, तो आप ध्यान देंगे आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दी गई थी। अब जो 5 जगत आर.एच. व्हिटेकर ने बांटे थे, उन 5 जगतों को बांटने के लिए उन्होंने 5 लक्षणों को लिया था जिस आधार पर इस वर्गीकरण को दिया गया। ये सवाल भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के प्रमुख मापदंड निम्न थे। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के प्रमुख मापदंड निम्न थे। प्रमुख मापदंड थे वो कौन से थे, तो आपको ध्यान रखना है प्रमुख मापदंड थे वह निम्न थे। ये दोनों सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक आपको सवाल पूछा जा सकता है 5 जगत कौन कौन से थे, दूसरा आपको ध्यान रखना 5 जगत के प्रमुख मापदंड कौन कौन से थे। मापदंड में पहला आपको ध्यान रखना है वह कौन सा ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कोशिका संरचना या कोशिका की जटिलता। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, कोशिका संरचना या कोशिका की जटिलता। तो कोशिका संरचना या जिसे हम क्या लिख सकते हैं, कोशिका की जटिलता। कोशिका की जटिलता, तो पहला लक्षण है कोशिका की जटिलता। और आपको पता है कोशिका की जटिलता के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका या असीम केंद्र की कोशिका, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका या ससीम केंद्र की कोशिका। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे, इस प्रकार की कोशिका जिसमें आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक होगा वो केंद्रक झिल्ली से आवृत नहीं रहता है। सरल प्रकार की कोशिका होती है जिसमें दोहरी झिल्ली कोशिकांग होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं, डीएनए होता है वह स्टोन रहित होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है सरल प्रकार की कोशिका उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका होती है स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक होता है वो केंद्रक झिल्ली से आवृत रहता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के हो जाएगी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और इस आधार पर इन्होंने एक जगत बांटा और वो जगत कौन सा था, मोनेरा। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, बाकी चारों जगत है वो किससे संबंधित है, यूकैरियोटिक संबंधित है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार कितने जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, तो आपको क्या ध्यान रखना है, केवल एक जगत में, और वह कौन सा जगत है, मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत में केवल किसको रखा गया, प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो ये पहला लक्षण के आधार पर पहला जगत बना दिया, और वह कौन सा ध्यान रखना है, तो पहला जगत है मोनेरा। तो मोनेरा किस आधार पर बांटा गया, कोशिका की जटिलता के आधार पर। दूसरा आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कोशिका की संरचना हो गई। अब हमें ध्यान रखनी है काय संरचना, काय संरचना या सजीव की जटिलता। सजीव की जटिलता यानी कोई भी सजीव है उस सजीव की जटिलता है उस आधार पर आपको ध्यान रखना है। सजीव होगा वो सरल प्रकार का होगा, एक कोशिका से बना होता है तो एक कोशिकीय, या कैसा हो सकता है, बहुकोशिकीय प्रकार का हो सकता है। या तो कैसा हो सकता है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, और यहाँ कैसा हो सकता है, बहुकोशिकीय हो सकता है। या तो एक कोशिकीय होगा या कैसा होगा, बहुकोशिकीय। और इस आधार पर इन्होंने एक और जगत बना दिया और उस जगत का नाम क्या था, प्रोटिस्टा जगत था। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीवों को रखा गया। एक कोशिकीय जीवों को किस में रखा गया, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय जो यूकैरियोटिक जीव थे उन जीवों को किस में रखा गया, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा। दूसरे लक्षण के आधार पर इन्होंने आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से विभाजित किया था। अब तीसरा लक्षण ध्यान दीजिए, और तीसरा लक्षण इन्होंने लिखा था प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है, यानी पोषण की विधि। तो पोषण की विधि, मेथड ऑफ न्यूट्रिशंस,
या पोषण की विधि कौन सी है, तो ये हमें ध्यान रखना है, पोषण की विधि। और पोषण की विधि के आधार पर आपको पता होगा कि जीव होते हैं वो स्वपोषी हो सकते हैं या परपोषी प्रकार के हो सकते हैं। स्वपोषी होंगे या किस प्रकार के होंगे, परपोषी प्रकार के होते हैं। तो ये तीसरा लक्षण है लिया पोषण की विधि, और पोषण की विधि के आधार पर इन्होंने 3 जगत में बांट दिया गया है। अगले नेक्स्ट 3 जगत है वो किसके आधार पर बांट दिए गए, पोषण की विधि के आधार पर। फंजाई या कवक है, ये पोषण के आधार पर परपोषी प्रकार के होते हैं परंतु विषम पोषी प्रकार के होते हैं, मृत एवं जो परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। तो मृतपोषी या परजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कवक के अंतर्गत रखा गया। फिर उसके बाद में प्लांटी में उन सभी पादपों को रखा गया जो कि स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर एनिमेलिया के अंदर उन जीवों को रखा गया जो प्राणियों के समान भोजन ग्रहण करते हैं, प्राणी सम होते हैं, यानी भोजन ग्रहण करते हैं वह अंतः ग्रहण की विधि के माध्यम से करते हैं। तो उन सभी को किसमें रखा गया, तो एनिमेलिया के अंतर्गत। ये 3 लक्षण आपको ध्यान रखना है। चौथा लक्षण आपको कौन सा ध्यान रखना है, तो प्रजनन या प्रजनन किस प्रकार से होता है उनको भी इसमें शामिल किया गया। और 5वां लक्षण आपको ध्यान रखना है जातिवर्तीयता। जातिवर्तीयता, जातिवर्तीयता का मतलब क्या होता है, तो आप क्या ध्यान देंगे, जातिवर्तीयता का मतलब होता है किसी भी जीव की उत्पत्ति से लेकर के और वर्तमान समय तक विकास की समस्त जो घटनाएं हैं, विकास के समस्त जो लक्षण हैं उनको शामिल किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवर्तीयता कहते हैं। यानी विकास की दृष्टि के अनुसार, विकास के अनुसार जीवों को वर्गीकृत करना क्या कहलाता है, जातिवर्तीयता। तो ये भी आपको ध्यान, इनका क्लासिफिकेशन था वह विकास के आधार पर था। यानी पोनेरा सबसे सरलतम जीव, उसके बाद में उस थोड़े से उच्च स्तर के जीव, उसके बाद उससे उच्च स्तर के जीवों को रखा गया। तो ये वर्गीकरण पूरा किस प्रकार का, जातिवर्तीय वर्गीकरण है। तो आपको एक सवाल पूछा जा सकता है कि पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली के प्रमुख मापदंड कौन से थे, तो आप क्या ध्यान देंगे, कोशिका संरचना, काय संरचना, पोषण की विधि, प्रजनन और जातिवर्तीय। ये 5 लक्षण थे जो कि पंच जगत वर्गीकरण पद्धति के प्रमुख लक्षण थे, उस बारे में हमें ध्यान रखना है। एक मैं सरल डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है वह किस प्रकार से दी गई है, फिर उसके बाद हम इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ आपको पहले ध्यान रखना है 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत कौन कौन से और इनके लक्षण कौन से। अब हम देखते हैं पंच जगत वर्गीकरण पर एक सिंपल में चार्ट के रूप में आपको समझा देता हूं जिससे आपके लक्षण सारे क्लियर हो जाए। जो अभी मैंने आपको समझाया ये पंच जगत वर्गीकरण के 5वां लक्षण, उनके आधार पर ही किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है वो हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो आप ध्यान देंगे संवर्ग है वो कौन सा है, फर्स्ट किंगडम कौन सा है, तो आप ध्यान देंगे किंगडम है वह है मोनेरा। सबसे पहला किंगडम है वो कौन सा है, मोनेरा किंगडम है। और मोनेरा किंगडम के बाद में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से किंगडम बांटे गए, तो आप देखिए मोनेरा किंगडम के बाद में 3 किंगडम एक किंगडम तो बांटा गया सेकंड, और वो सेकंड किंगडम कौन सा है, तो आप ध्यान देंगे किंगडम मोनेरा के बाद में सेकंड आपको ध्यान रखना है प्रोटिस्टा। कौन सा ध्यान रखना है, प्रोटिस्टा। उसके बाद में इन्होंने 3 किंगडम के रूप में वर्गीकृत किया, और 3 किंगडम कौन कौन से हैं, तो एक तो आपको ध्यान रखना है वह किंगडम है हमें ध्यान रखना है वो 3 किंगडम कौन कौन से हैं। तो ये इसमें आप ध्यान देंगे एक तो किंगडम है वह है आपको ध्यान रखना है किंगडम प्लांटी, और कौन सा ध्यान रखना आपको, किंगडम फंजाई, और कौन सा ध्यान रखना आपको, किंगडम एनिमेलिया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है पंच जगत वर्गीकरण पद्धति दी गई। अब ध्यान दीजिए सबसे पहला इन्होंने लक्षण लिया वह कौन सा लिया, तो आप ध्यान देंगे फर्स्ट लक्षण लिया वह लिया कोशिका की जटिलता। पहला कौन सा ध्यान रखना आपको, कोशिका की जटिलता।
तो पहला लक्षण हमने लिया कोशिका की जटिलता, और जटिलता के आधार पर कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। जटिलता के आधार पर कोशिका किस प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। या तो कैसी होती है? प्रोकैरियोट्स होती हैं। किस प्रकार की होती है? प्रोकैरियोट्स होती हैं, या असीम केंद्रीय होती हैं। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक, या जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक को हम क्या कहेंगे? असीम केंद्र की कहा जाता है, जिसमें अस्पष्ट केंद्रक होता है, असीम केंद्र की या प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार के जीवों को रखा गया किसमें? मोनेरा में। तथा सभी यूकैरियोटिक जीवों को अन्य संघों के रूप में रखा गया। तो ऊपर के जो संघ है, चारों जगत है, वो जगत किस प्रकार के हैं? तो आपको जानना यूकैरियोटिक प्रकार के हैं, ससीम केंद्र की है। यूकैरियोटिक प्रकार के या किस प्रकार के हैं? ससीम केंद्र की है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे ससीम केंद्र की। ये आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने पहला लक्षण लिया, वो कौन सा लिया? कोशिका की जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है, इन्होंने जगत दूसरा लक्षण लिया, वह किसके आधार पर? तो आपको ध्यान रखना है सजीव की जटिलता या काय संरचना, सजीव की जटिलता। सजीव की जटिलता के आधार पर आपको ध्यान रखना है जीव होते हैं वो या तो एक कोशिकीय होंगे या कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। सभी एक कोशिकीय जीव है उनको किस में रखा गया? तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक कोशिकीय जो जीव है उन एक कोशिकीय जीवों को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किस में रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर। तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है, उन एक कोशिकीय जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो आप क्या ध्यान देंगे? एक कोशिकीय जीवों को इन्होंने प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा है। जगत में बांटा था, तो बहुकोशिकीय जीव है उसमें कौन कौन से 3 जगत है वो अगले लक्षण में हम देखेंगे। तो इस प्रकार से बांटा गया। अगला लक्षण नेक्स्ट ध्यान दीजिए, वो आपको देखना है पोषण की विधि। नेक्स्ट कौन सा ध्यान रखना है? पोषण की विधि। और पोषण की विधि के आधार पर आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है 3 जीव बांटे गए, यानी पोषण की विधि के आधार पर जो पादप होते हैं वे सभी पादप किस प्रकार के होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है स्वपोषी प्रकार के होते हैं। और स्वपोषी होंगे तो किसके आधार पर आप ध्यान देंगे? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन निर्मित करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण होता है जिनमें, और ये किस प्रकार के होते हैं? स्वपोषी होते हैं। उन स्वपोषी जीवों को, ऑटोट्रॉप्स को किस में रखा गया? तो प्लांटी के अंतर्गत रखा गया। जबकि आपको ध्यान रखना है जो दूसरे किंगडम बांटा गया फंजाई, जिसमें कैसे जीवों को रखा गया? तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के जीवों को रखा गया जो कि कैसे होते हैं? परपोषी प्रकार के होते हैं। तो परपोषी प्रकार के जीवों को किस में रखा गया? किंगडम फंजाई के अंदर। और ये परपोषी जीव होते हैं, वे अपना भोजन किस प्रकार की विधि के माध्यम से ग्रहण करते हैं? अवशोषण के माध्यम से ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्प्शन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स प्रकार के होते हैं, इन्हें हम इसमें रखा गया। जबकि आपको ध्यान रखना है तीसरे प्रकार के जीव जो भोजन को अंतःग्रहण विधि के माध्यम से ग्रहण करते हैं तथा ये भी किस प्रकार के होते हैं? परपोषी होते हैं। उनमें कौन से जगत में रखा गया? तो एनिमेलिया में रखा गया। तो ये इस प्रकार से पोषण की विधि के आधार पर 3 जगत किंगडम प्लांटी के अंदर उस प्रकार के पादपों को रखा गया जो स्वपोषी एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जबकि किंगडम फंजाई में परपोषी प्रकार के जीवों को रखा गया जो अवशोषण के माध्यम से भोजन को ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्प्शन के माध्यम से भोजन को ग्रहण करते हैं। जबकि किंगडम एनिमेलिया के अंदर परपोषी जीवों को रखा जो भोजन प्राणी समभोजी होते हैं, अर्थात अंतःग्रहण विधि के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये लक्षण इस प्रकार से लिया गया। एक और लक्षण आपको कुछ बुक्स में मिलता है तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो वह कौन सा ध्यान रख सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है पारिस्थितिकी जीवन शैली। पारिस्थितिकी जीवन शैली भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो अगला लक्षण आप इसमें ध्यान रख सकते हैं पारिस्थितिकी जीवन शैली। पारिस्थितिकी जीवन शैली, पारिस्थितिकी जीवन शैली के आधार पर ये किस प्रकार के जीव हैं, यानी पारिस्थितिकी में इन जीवों का रोल क्या है, तो उस आधार पर भी हम ध्यान रख सकते हैं कि पारिस्थितिकी जीवन शैली है उसमें ये किस प्रकार का रोल निभाते हैं। तो आप ध्यान देंगे प्लांटी किंगडम के जीव हैं वो किस रूप में काम करते हैं? प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करते हैं, इन्हें उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये किस रूप में काम करेंगे? उत्पादक के रूप में। जबकि फंजाई है ये किस रूप में काम करते हैं? तो आपको डीकम्पोजर, डीकम्पोजर या जिसे हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये डीकम्पोजर के रूप में। जबकि एनिमेलिया में रखे गए जीव है वो किस रूप में काम करते हैं?
कंज्यूमर्स के रूप में कार्य करते हैं, उपभोक्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि पारिस्थितिकी जीवन शैली है उसमें ये कौन कौन से जीव है, तो प्रोड्यूसर के रूप में प्लांटी जगत में रखे गए और डीकम्पोजर उसको फंजाई में और एनिमिलियम रखे गए वो किस प्रकार के हैं, तो आपको देखना है उपभोक्ता श्रेणी के जीवों को रखा गया है। तो ये इस प्रकार से पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली है उसको हमने एक सिंपल डायग्रामेटिक वे से समझा है, यानी फ्लो चार्ट से समझा, जिससे आपको आसानी से याद और लक्षण भी आपके आसानी से क्लियर हो जाए। तो ये 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली बांटी गई है। अब हम ध्यान दें कि 5 जगत वर्गीकरण जो प्रणाली है ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है उसमें कौन कौन से 5 जगत है, उसमें किन जीवों को रखा गया उस बारे में हम ध्यान दें। तो पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली है उसका जो वर्गीकरण है उसमें निम्न जीवों को निम्न प्रकार से रखा गया है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि मोनेरा में कौन कौन से जीवों को रखा गया। तो मोनेरा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मोनेरा में किन जीवों को रखा गया। तो मोनेरा जगत है उस मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। किसको रखा गया? सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव है उन प्रोकैरियोटिक जीवों को किस में रखा गया? मैंने आपको एक सवाल से भी समझाया था कि पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किस जगत में रखा गया, तो आप क्या ध्यान देंगे? मोनेरा जगत में रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीव कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप ध्यान देंगे इसमें जीव होते हैं उसमें एक तो आपको ध्यान रखना यू बैक्टीरिया। कौन सा ध्यान रखना आपको? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया वो सारे इसमें रखे गए। उसके बाद में आध्य बैक्टीरिया जिसे हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं उनको भी इसमें रखा गया। तो आध्य बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया है उनको भी इसमें रखा गया। फिर उसके बाद में आप ध्यान देंगे एक्टिनोमाइसिटीज है उसको भी इसमें रखा गया। फिलामेंटस बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज को भी इसमें रखा गया है। तो एक्टिनोमाइसिटीज को भी इसमें रखा गया। और आप ध्यान देंगे माइकोप्लाज्मा को भी इसमें रखा गया है, जिन्हें हम जंतु जगत का जोकर भी कहते हैं। यह अपनी आकृति को बनाए रखता है, आपको ध्यान रखना आकृति को बनाता और बिगाड़ता रहता है। तथा आप ध्यान देंगे माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इस प्रकार के जीव होते हैं उनको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो इस प्रकार से माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इन सभी जीवों को किसमें रखा गया? मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। दूसरा आप ध्यान देंगे मोनेरा के बाद में वो कौन सा ध्यान रखना है? प्रोटिस्टा ध्यान रखना है। मोनेरा के बाद में सेकंड कौन सा ध्यान देंगे आप? प्रोटिस्टा ध्यान देंगे। सेकंड होता है वो प्रोटिस्टा है। और प्रोटिस्टा में सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा गया। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा गया है। एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को किस में रखा गया है? तो एक कोशिकीय यूकैरियोट्स है, उन यूकैरियोट्स को किस में रखा गया? तो आप क्या ध्यान देंगे? एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। अब इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोट्स में कौन कौन से आते हैं? तो उसमें आप ध्यान देंगे प्रोटोजोआ आते हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या लेशमीनिया, इस प्रकार के होते हैं वो सारे प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो प्रोटोजोआ के सदस्य उन सभी को किसमें रखा गया? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। तो एक तो प्रोटोजोआ आपको ध्यान रखना है जिसमें सभी आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के जीवों को रखा गया। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है डायटम्स और डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, इन जीवों को रखा गया। तो इस प्रकार से दूसरा आपको ध्यान रखना है डायनोफ्लेजिलेट। डायनोफ्लेजिलेट, तो डायनोफ्लेजिलेट हो गया। उसके बाद में आप ध्यान देंगे तो डायएटम, डायटम इस प्रकार के रखे गए। तो प्रोटोजोआ, डायनोफ्लेजिलेट, डायटम्स, यूग्लिनॉइड, इसका सदस्य यूग्लिना है जिसे हम पादप और जंतुओं की योजक कड़ी के नाम से जानते हैं। तो यूग्लिनॉइड हो गया। या स्लाइम मोल्ड जिसे हम औपंक कवक कहते हैं। औपंक कवक, औपंक कवक, कवक नहीं है ये वास्तविक प्रकार के औपंक कवक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के जीवों को किस में रखा गया? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। प्रोटोजोआ को रखा गया, डायनोफ्लेजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनॉइड, औपंक कवक इत्यादि को रखा है जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कोशिका के अंदर स्पष्ट रूप से उपस्थित होता है, परंतु ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, तो उनको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया।
थर्ड ध्यान दीजिए, प्रोटिस्टा के बाद में वो आपको ध्यान रखना है कवक जगत, या जिसे हम क्या कहते हैं फंजाई कहा जाता है। तो कवक जगत या फंजाई जगत आपको ध्यान रखना है। कवक या फंजाई में सत्य कवक या ट्रू फंजाई होती है, उन सभी को रखा गया। तो सत्य कवक या ट्रू फंजाई है, उस सभी को किस में रखा गया, तो आप ध्यान देंगे ट्रू फंजाई को कवक जगत के अंतर्गत रखा गया। फोर्थ आपको ध्यान रखना है कवक के बाद में वह आप ध्यान देंगे प्लांटी, प्लांटी जगत के अंतर्गत किन जीवों को रखा गया, तो आप ध्यान देंगे प्लांटी के अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक्स जो पादप है उनको इसमें रखा गया। तो आप ध्यान देंगे से सभी बहुकोशिक पादपों को रखा गया। ठीक है, पादपों को इसमें रखा गया। तो आप ध्यान देंगे सभी बहुकोशिकीय पादप है उनको इसमें रखा गया। वह किस जगत में रखा गया, प्लांटी में। जैसे उदाहरण के रूप में आप ध्यान देंगे तो सभी सेवाल है उसको किस में रखा गया, प्लांटी में। सेवाल, सेवाल के बाद में आप ध्यान देंगे अगला जो आता है ब्रायोफाइटा, उस ब्रायोफाइटा को भी किस में रखा गया, तो इस जगत में रखा गया। और आप ध्यान देंगे ब्रायोफाइटा के बाद में कौन सा होता है, टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा को भी इसमें रखा गया। मैं इसको सभी को डिटेल से बढ़ाऊंगा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद में आपको ध्यान रखना है जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी, जिम्नोस्पर्म या जिसे हम क्या कहेंगे अनावर्त बीजी कहेंगे, उनको इसमें रखा गया। और उसके बाद में एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म या जिसे हम क्या कहेंगे आवर्त बीजी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो पादप है उन सभी को किसमें रखा गया, प्लांटी कहते हैं। इसमें से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है ये पुष्पी पादप है, जबकि यह आपको अपुष्पी पादप है, सेवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये इस प्रकार से हम डिटेल से इनका अध्ययन आगे करेंगे। फिर उसके बाद में प्लांटी के बाद में कौन सा आपको ध्यान रखना है, एनिमेलिया। एनिमेलिया में किन जीवों को रखा गया, तो आपको ध्यान रखना एनिमेलिया में सभी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय प्राणियों को रखा गया। यूकैरियोटिक बहुकोशिक प्राणियों को रखा गया, यूकैरियोटिक बहुकोशिक प्राणियों को इसमें रखा गया। तो प्राणियों को रखा गया, ये हमें ध्यान रखना है। तो सभी प्राणियों को इसमें रखा गया, ये हमें ध्यान रखना है। वैसे जो 10 संघ है वो हमारे सिलेबस में है, उन सभी का डिटेल से हम अध्ययन अगली यूनिट में, इसी यूनिट में अगले चैप्टर में करेंगे। तो ये इस प्रकार से 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है, उनमें किन किन जीवों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है उस बारे में हमें ध्यान रखना है। अब हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति है उनके कौन कौन से लक्षण थे उस बारे में। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के लक्षण कौन कौन से हैं। पंच जगत वर्गीकरण पद्धति के लक्षण कौन कौन से हैं उस बारे में हमें ध्यान रखना है। तो पंच जगत पद्धति के लक्षण, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के लक्षण कौन कौन से हैं, यही आपको इस प्रकार से एक जो है फ्लो चार्ट नोट डाउन करना है। तो फ्लो चार्ट नोट डाउन करिए। सबसे पहले आप इधर ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे लक्षण, फिर उसके बाद में अगला आप ध्यान देंगे मोनेरा, फिर आप ध्यान देंगे अगला कौन सा है, मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद में आपको ध्यान रखना है कवक या फंजाई, फिर आप ध्यान देंगे प्लांटी, और फिर आप ध्यान देंगे एनिमेलिया। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है, जीवों के लक्षणों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला लक्षण आप ध्यान देंगे जो कोशिका की जटिलता है वह हमारा पहला लक्षण हो जाएगा। कोशिका संरचना या कोशिका की जटिलता। तो कोशिका की जटिलता, कोशिका की जटिलता होती है, उसमें आप ध्यान देंगे तो मोनेरा जगत में किस प्रकार के जीवों को रखा गया, प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। तो ये हमें ध्यान रखना है, सभी प्रोकैरियोटिक है, उन प्रोकैरियोटिक जीवों को किस में रखेगा, मोनेरा में। बाकी सभी है वो किस प्रकार के हैं, तो आप ध्यान देंगे
यूकैरियोटिक प्रकार के जीव है। इसमें भी यूकैरियोटिक है और कवक में भी किस प्रकार के जीवों को रखा गया है, यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। और प्लांटी के अंदर भी किस प्रकार के जीवों को रखा गया है, यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, यूकैरियोटिक को रखा गया है। इसमें भी किस प्रकार के जीवों को रखा गया है, यूकैरियोटिक को रखा गया है। तो यह हमें ध्यान रखना है, यूकैरियोटिक है। बाकी चारों जगत है वो किस प्रकार के यूकैरियोटिक है। केवल आपको धन का मोनेरा जगत है वो किस प्रकार का है, तो प्रोकैरियोटिक प्रकार का है। ये तो पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण आपको ध्यान रखना है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति में आप ध्यान देंगे तो क्या लक्षण ध्यान रखना है, मोनेरा जगत में कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं परंतु सेलुलोज से निर्मित नहीं होती हैं। तो सेलुलोज रहित होती हैं, उपस्थित होती है परंतु कैसी होती है, सेलुलोज रहित होती है, सेलुलोज से निर्मित नहीं होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति होती है वह आपको ध्यान रखना है या तो पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, या आप ध्यान देंगे या पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी हुई होती हैं, या तो किससे बनी होती हैं, पॉलीसैकेराइड से, या आपको ध्यान रखना है पॉलीसैकेराइड से या पेप्टिडोग्लाइकैन किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकैन। बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी होती है, जबकि जो आर्की बैक्टीरिया उनके अंदर पॉलीसैकेराइड से निर्मित होती हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है एमिनो अम्ल होते हैं उनसे निर्मित होती हैं। तो एमिनो अम्ल एवं पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी होती हैं वह बैक्टीरिया के अंदर, और आप ध्यान देंगे तो जो आर्की बैक्टीरिया उनके अंदर पॉलीसैकेराइड से निर्मित होती हैं। तो इनकी कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज रहित होती है, पॉलीसैकेराइड या पेप्टिडोग्लाइकैन से निर्मित होती हैं, साथ में एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर आप ध्यान देंगे तो सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है, बाहर की ओर जो पतली परत उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो बाहर की ओर पेलिकल का पतला आवरण उपस्थित होता है, कुछ में उपस्थित होती हैं। कुछ इसके संघ के सदस्य हैं उनमें भी क्या होती है, यह कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं। डायटम्स में जैसे हम देखेंगे तो डायटम्स के अंदर आपको देखते हैं कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, वो सिलिका युक्त होती हैं। तो ये इस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कुछ में उपस्थित होती हैं। कवक में कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं, उपस्थित परंतु आपको ध्यान रखना है उपस्थित होती है, सेलुलोज रहित होती है। इनमें भी कैसी होती हैं, सेलुलोज रहित होती हैं, सेलुलोज रहित होती हैं, काइटिन से निर्मित होती हैं। किस प्रकार की होती हैं, काइटिन युक्त होती है, काइटिन से निर्मित होती हैं। तो कोशिका भित्ति कवकों में भी उपस्थित होती है परंतु इसमें सेलुलोज उपस्थित नहीं होता है। सेलुलोज के स्थान पर क्या उपस्थित होता है, काइटिन उपस्थित होता है, तो काइटिन युक्त होती हैं। फिर उसके बाद में प्लांटी में उपस्थित और सेलुलोज युक्त होती हैं। तो प्लांटी में आपको ध्यान रखना उपस्थित होती हैं और किससे निर्मित होती हैं, उपस्थित सेलुलोज से निर्मित होती हैं, उपस्थित होती हैं और किस प्रकार की होती हैं, सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, सेलुलोज होता है उससे ये इस प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, तो इस प्रकार से सेलुलोज है उससे निर्मित होती हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जंतुओं के अंदर यानी एनिमेलिया के अंदर, तो आप ध्यान देंगे एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं। तो ये कोशिका भित्ति का लक्षण हमें ध्यान रखना है। थर्ड लक्षण ध्यान दीजिए, ये कोशिका भित्ति हो गई, उस आधार पर आपको अलग लक्षणों के बारे में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आप ध्यान देंगे तो कोशिका भित्ति के बाद में कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित या अनुपस्थित होता है, उस आधार पर आप ध्यान देंगे। केंद्रक के बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली होती हैं, वह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रोकैरियोट है, उन प्रोकैरियोट सभी में केंद्रक झिल्ली होगी, वह कैसी होगी, अनुपस्थित होती हैं। केंद्रक होता है वह स्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता है, जबकि बाकी सभी के अंदर कैसी होती है, तो आपको जानना है केंद्रक के बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली होती है वह उपस्थित होती हैं। तो ये भी उपस्थित होगी और आप उपस्थित होती हैं, और बाकी इसमें भी क्या होती है, उपस्थित होती हैं। तो ये केंद्रक झिल्ली हमें ध्यान रखना है, यानी मोनेरा को छोड़कर बाकी सभी में केंद्रक झिल्ली होती है, वह केंद्रक के बाहर की ओर उपस्थित होती हैं। ये तो हो गई किसके बारे में, कोशिका की जटिलता, कोशिका भित्ति और केंद्रक झिल्ली के बारे में। अगला हम देखते हैं तो वो आपको जानना बॉडी की संरचना किस प्रकार की होती है, काय की संरचना किस प्रकार की होती है। काय संरचना या सजीव की जटिलता जिसे हम कहते हैं काय संरचना। काय संरचना के आधार पर ये किस प्रकार के जीव है, तो आपको जानना एक कोशिकीय यूनिसेलुलर है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रखा गया, एक कोशिकीय। और प्रोटिस्टा के अंदर भी किस प्रकार के जीवों को रखा गया, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया, तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है। जबकि आपको ध्यान रखना है कवक के अंदर किस प्रकार के जीव है, बहुकोशिकीय है,
तो बहुकोशिक होंगे, परंतु इनके उत्तक होते हैं वे आपको ध्यान रखना है कोमल उत्तक होते हैं, अदृढ़ उत्तक होते हैं। तो अदृढ़ उत्तकों से ये निर्मित होते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे बहुकोशिक होते हैं और उत्तक होते हैं या अंग होते हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना है उत्तक तंत्र से शरीर निर्मित होता है। तो उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना उत्तक तंत्र स्तर का इनमें शारीरिक स्तर होता है, शरीर की संरचना होती है। जबकि यहाँ भी आप ध्यान देंगे तो किस प्रकार के होंगे, बहुकोशिक जीव है वो सारे, और साथ में आपको ध्यान रखना है इनके अंदर शरीर होगा वह उत्तक का या अंग तंत्र स्तर का होता है। उत्तक का, अंग का या कैसा होता है, अंग तंत्र स्तर का होता है। तो ये लक्षण हमें ध्यान रखना है किसके आधार पर, काय संरचना के आधार पर ये लक्षण हमें ध्यान रखना है। तो ये काय संरचना हो गई। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है पोषण की विधि। पोषण किस प्रकार से होता है उस आधार पर हमें ध्यान रखना है। पोषण की विधि में आप ध्यान देंगे तो मोनरा जगत के जीव होते हैं वे स्वपोषी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी होंगे और स्वपोषी होते हैं, साथ में किस प्रकार के हो सकते हैं, परपोषी प्रकार के भी हो सकते हैं। स्वपोषी कौन कौन से और परपोषी किस प्रकार के होते हैं। स्वपोषी में आपको ध्यान रखना है ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी एवं कैसे होते हैं, रसायनों से प्राप्त करते हैं तो उसे हम रसायन संश्लेषी भी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी और कैसे होंगे, रसायन संश्लेषी। जबकि परपोषी होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो आप ध्यान देंगे मृतजीवी होते हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना है परजीवी होते हैं। मृतजीवी एवं किस प्रकार के होंगे, परजीवी। दूसरे जीवों के शरीर पर उपस्थित रहकर के भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे हम परजीवी कहेंगे। मृत सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे हम मृतजीवी कहते हैं। तो इस प्रकार से पोषण की विधि के आधार पर स्वपोषी या परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं मोनरा जगत के सदस्य। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य वे भी आपको ध्यान रखना है स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वपोषी एवं परपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी यहाँ कैसे होते हैं, परपोषी प्रकार के, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कवक जगत में ये सभी जीव किस प्रकार के हैं, परपोषी प्रकार के हैं। यहाँ तो आपको ध्यान रखना है परजीवी या मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना मृतजीवी होते हैं, अवशोषी प्रकार के होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है किस प्रकार के होंगे, अवशोषी प्रकार के होते हैं। तो ये भोजन है वह अवशोषण की विधि के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो परपोषी में आप ज़्यादा स्पष्ट रूप से ध्यान रख सकते हैं। तो कैसे होते हैं, अवशोषी प्रकार के होते हैं। तो अवशोषी प्रकार के हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला हम ध्यान रखना है प्लांटी। इसमें सभी सदस्य वो किस प्रकार के हैं, स्वपोषी प्रकार के, ऑटोट्रॉफ्स प्रकार के होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये सारे किस प्रकार के हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। जबकि एनिमेलिया के अंदर किस प्रकार के जीवों को रखा है, सभी जीव है वो परपोषी प्रकार के होते हैं और प्राणी समभोजी होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, प्राणी समभोजी होते हैं। यानी भोजन ग्रहण करने की विधि होती है वह अंतःग्रहण होती है, अंतःग्रहण के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये लक्षण हमें ध्यान रखना है। अगला आप ध्यान देंगे तो अगला लक्षण है प्रजनन। अगला लक्षण कौन सा ध्यान रखना है, प्रजनन या रिप्रोडक्शंस किस प्रकार से होता है। तो आप ध्यान देंगे प्रजनन में मोनरा जगत के अंदर प्रजनन किस प्रकार की विधि के माध्यम से होता है, संयुग्मन के माध्यम से होता है, संयुग्मन के माध्यम से होता है। और आप ध्यान देंगे प्रोटिस्टा के अंदर संयुग्मन भी होता है और साथ में युग्मक सलन भी होता है। संयुग्मन एवं युग्मक सलन, संयुग्मन एवं कौन सी विधि पाई जाती है, युग्मक सलन होता है, उसके माध्यम से जनन होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अगला आप ध्यान देंगे कवक के अंदर, तो कवक होते हैं उसमें क्या होता है, निषेचन होता है, यानी नर और मादा युग्मक बनेंगे और वे आपस में संलयन करके और नए जनतंत्र का निर्माण करते हैं तो उसे हम निषेचन कहेंगे। तो निषेचन के माध्यम से होता है, इनमें भी निषेचन के माध्यम से होता है। यानी एनिमेलिया के अंदर और प्लांटी दोनों के अंदर भी क्या होता है, निषेचन होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे और ये आपस में संलयन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेंगे जिससे संतति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली है वह हमें ध्यान रखनी है। अभी तक हमने जो पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली पढ़ी है उसमें आप ध्यान देंगे तो उसमें जो वायरस है, लाइकेंस है, वायरॉइड्स है, प्रियॉन्स है, इस प्रकार के जीवों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो प्रियॉन्स को, लाइकेंस को, वायरस को, वायरॉइड्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली थी। इसका एक सवाल आपकी हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो जो जिसमें बायोलॉजी हो, या फिर आपको ध्यान रखना है
कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम उसमें भी हर बार ये सवाल पूछा जाता है। तो आपके लिए 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम एक और वर्गीकरण प्रणाली देखते हैं, 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली। उसका थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ लेते हैं, बाकी ज़्यादा डिटेल से है नहीं तो इसलिए डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे, केवल बेसिक आपको बता देता हूँ। तो ध्यान दीजिए 6 जगत वर्गीकरण, ध्यान दीजिए छठ जगत प्रणाली। छह जगत प्रणाली, छह जगत प्रणाली है वो किसने दी थी? तो आपको ध्यान रखना है, एक वैज्ञानिक थे कार्ल वोस ने आपको ध्यान रखना है 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी। तो 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दी थी? कार्ल वोस ने दी थी। तो ये हमें ध्यान रखना है, कार्ल वोस ने 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी। इन्होंने 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली और 3 डोमेन प्रणाली प्रस्तुत की थी। तो आप ध्यान देंगे 3 डोमेन प्रणाली पद्धति या 6 जगत वर्गीकरण पद्धति है वह किसके द्वारा दी गई? कार्ल वोस के द्वारा दी गई। कार्ल वोस ने जो हमने मोनेरा जगत रखा था उस मोनेरा जगत के अंदर ही एक और जीव जगत बांटा, एक और डोमेन को विभक्त किया जिसे हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया होते हैं उसमें, और जो यू बैक्टीरिया होते हैं उसमें भिन्नता होती है। आर्की बैक्टीरिया होता है उनकी कोशिका भित्ति होती हैं, वह आपको जानना है पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती हैं, जबकि यू बैक्टीरिया कोशिका भित्ति होती हैं वह आपको जानना पेप्टिडोग्लाइकेंस या म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती हैं। तो ये डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस था कि आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर कोशिका झिल्ली होती हैं, उस कोशिका झिल्ली में आर्की बैक्टीरिया में लिपिड होते हैं वह शाखित श्रृंखला वाले होते हैं, जबकि यू बैक्टीरिया के अंदर कोशिका झिल्ली होती हैं उसके अंदर लिपिड होते हैं वे सीधी श्रृंखला वाले होते हैं। तथा आपको ध्यान रखना है यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया उनके अंदर 16S rRNA होता है, उनकी संरचना में भी क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो इन डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए कार्ल वोस ने 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की। इन्होंने जीवों को 3 डोमेन के अंदर वर्गीकृत किया, 3 डोमेन में बांटा। एक डोमेन था वो आपको ध्यान रखना पहला आर्किया, दूसरा आपको डोमेन ध्यान रखना है वो ध्यान रखना बैक्टीरिया या और तीसरा यूकैरिया। तो ये इस प्रकार से जीव है, उन जीवों को इन्होंने ऑर्गेनिज्म को कितने भागों में बांटा? तो आपको ध्यान रखना 3 डोमेन में बांटा। जीव या ऑर्गेनिज्म है उसको कितने डोमेन में बांटा? 3 डोमेन के अंदर बांटा, यानी 3 डोमेन में बांटा, 3 डोमेन में बांटा, 3 डोमेन के रूप में वर्गीकृत किया। कौन कौन से 3 डोमेन थे? तो एक तो आपको ध्यान रखना आर्किया, कौन सा था? पहला आपको ध्यान रखना है आर्किया था, यह हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से पहला बांटा था वो आर्किया। दूसरा डोमेन इन्होंने बांटा बैक्टीरिया। तो दूसरा डोमेन कौन सा बांटा था इन्होंने? बैक्टीरिया बांटा था। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कौन सा है? तो बैक्टीरिया के बाद में थर्ड आपको ध्यान रखना यूकैरिया के रूप में बांटा था, यूकैरिया। तो इस प्रकार से 3 डोमेन सिस्टम दिया था। आर्किया के अंदर किस प्रकार के जीवों को रखा गया? इसके अंदर कौन सा किंगडम रखा गया? तो इनके अंदर किंगडम रखा गया, वह किंगडम है आर्की बैक्टीरिया किंगडम बनाया गया। कौन सा किंगडम बनाया गया? आर्की बैक्टीरिया किंगडम बनाया गया। तो इसके अंदर किंगडम बनाया गया वो कौन सा है? आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद में बैक्टीरिया है उसके अंदर एक किंगडम रखा गया, और वो कौन सा किंगडम हो जाएगा? सभी बैक्टीरिया को इन्होंने किंगडम रखा, और वो किंगडम कौन सा था? मोनेरा किंगडम है उसके अंदर सभी बैक्टीरिया को रखा गया। जबकि यूकैरिया के अंदर आपको ध्यान रखना है किंगडम कौन कौन से रखे गए? तो आपको ध्यान रखना है यू बैक्टीरिया के अंदर किंगडम रखे गए, उसमें ये निम्न 4 किंगडम आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से ध्यान रखने हैं? तो आप ध्यान देंगे इसमें एक तो प्रोटिस्टा को रखा गया, इसको रखा गया प्रोटिस्टा को। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? फंजाई, या जैसे हम कवक कहेंगे। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा? प्लांटी, और उसके बाद में एनिमेलिया। तो इस प्रकार से प्लांटी और उसके बाद में कौन सा आपको ध्यान रखना है? एनिमेलिया। इस प्रकार से कुल 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली है वह किसके द्वारा दी गई? तो आप क्या ध्यान देंगे? कार्ल वोस द्वारा दी गई, जिसमें 3 डोमेन सिस्टम दिया गया और 6 जगत है वो इस प्रकार से वर्गीकृत किए गए। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली के बारे में। इस प्रकार से जंतुओं के वर्गीकरण की जो अलग अलग पद्धतियाँ थी वह हमारी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में हम
अलग अलग जगत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मोनेरा जगत के बारे में और उसके बाद में अगले जगतों के बारे में हम क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।